हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। सो गाइज, जैसा कि आज आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 1 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया कंप्लीट, तो जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% हूबहू जो क्वेश्चन आपके आए थे उस आंसर के साथ यहाँ पर इस वीडियो में वो क्वेश्चंस कवर अप करवाएंगे। तो देखेंगे किस प्रकार के आपके 1 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे पहले एक बात और आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको भी ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं उस स्टूडेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे तक ये क्वेश्चंस भेजे हैं। यानी कि आज बहुत लेट में ये क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। लगभग जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी को हम एनालिसिस करवाएंगे। तो आज से यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक डाल देंगे और आप अपने एग्ज़ाम से जैसे और हो एग्ज़ाम, आपको जैसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस लर्न हो आप तुरंत टेलीग्राम पर हमें भेज दीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको एनालिसिस करवा दिया जाए। आप ज्वाइन करिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर भेजिए, भले ही 2 क्वेश्चन भेजिए, आपको जितने क्वेश्चन याद हो उतने भेजिए। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था वो आया था राजघाट बांध जो है ये कब खोला गया था। तो सबसे पहले यानी कि ये ऑप्शन भी आपको दिए गए थे। राजघाट बांध की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है और ये राजघाट बांध जो है ये आपका मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की अंतर्राज्यीय परियोजना है। और इसका निर्माण है या तो आपका 1975 में आरंभ हुआ था और इसका उद्घाटन वर्ष 2006 में हुआ था। उद्घाटन ही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन सी 2006 आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाया होगा। और उसके बाद आगे की शिफ्ट में यह पूछ लिया जाए कि राजघाट बांध का शिलान्यास यानी कि आधारशिला ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा और किस वर्ष में रखा गया था। तो ये इसकी आधारशिला यानी कि वर्ष 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी। निर्माण कब स्टार्ट हुआ था अगर ये पूछ ले तो वर्ष 1975 बता देना। और यहाँ पर निर्माण पूर्ण कब हुआ यानी कि जब पूरा हुआ, ये आपका 2000 ईस्वी में पूरा हुआ था इसका निर्माण। और अगर इसके उद्घाटन की बात करें, और उद्घाटन आप सभी से पूछा भी गया था, तो ये 2006 में किया गया था, इसलिए वर्ष 2006 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के दौरान या विवाह समाप्त होने के कितने दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे को पति का वैध बच्चा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं आपको बता दूं यहां पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के दौरान या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे को पति का वैध बच्चा माना जाता है। और ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ पर यदि बच्चा माँ के वैध विवाह के निरंतरता के दौरान यहाँ पर या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर अगर पैदा हुआ हो तो ये जो बच्चा होगा ये वैध पिता का माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि 280 डेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है आईएमएफ यानी कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है। इसके प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में 2022 से 24 तक ये करने वाली भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री कौन थी, ये आपसे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये गीता गोमिया है, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है गीता गोपीनाथ जो हैं ये एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनवरी 2022 से अगस्त 2025 तक आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया था इनको। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गीता गोपीनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लगाए उनका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इस प्रकार के 4 ऑप्शन मिले होंगे। और आपको यहाँ पर बता दूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य ये छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने कृषि संबंधी जरूरतों जैसे कि आपका हो गया बीज, इसके अलावा खाद उपकरण आदि की पूर्ति कर सके। इस योजना के तहत वो कंप्लीट कर सकें। और इस योजना के तहत किसानों को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है धनराशि, ठीक है।
और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका यहाँ पर किसानों को आय में सहायक आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहला बता दूं कि यहाँ पर गलत टाइपिंग थोड़ी हुई है कि क्वेश्चन ये पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमगढ़ बांध बनाया गया, यानी कि जिला पूछा गया, यहाँ पर नदी हो गया गलती से। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो भीमगढ़ बांध है इसको संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, सिवनी जिला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में अगर पूछा जाए ये जो भीमगढ़ बांध है ये मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है जो बनाया गया है, तो इस बांध को यहाँ पर वैनगंगा नदी पर बनाया गया है और ये वैनगंगा नदी जो है ये ऑप्शन नंबर सी और गोदावरी नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है। ये प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है। और इस बांध का निर्माण यहाँ पर सिंचाई, पेयजल और आपको यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। और मैं आपको बता दूं इस बात को मध्य प्रदेश का यहाँ पर सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यानी कि अर्थन बांध माना जाता है। और इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका वर्ष 1972 में शुरू हुआ था और वर्ष 1987 और 88 में कंप्लीट हो गया था। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे अधिक किस नदी का यूज़ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे अधिक यहाँ पर नर्मदा नदी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी जो है ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ये मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे प्रमुख नदी है। चित या संचित क्षेत्र जो होता है ये इंदौर जिला होता है और ये फैक्ट आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर केमिस्ट्री से आया था कि सोडियम और एल्युमिनियम ये पीरियोडिक टेबल में ये थर्ड पीरियड यानी कि तीसरे आवर्त में रखे गए जब किसी समूह में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें आपका क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि इसके ऑप्शन हमें स्टूडेंट के द्वारा नहीं मिले हैं। तो सोडियम और एल्युमिनियम ये जो पीरियोडिक टेबल में ये तीसरे आवर्त में रखे गए हैं और ये अलग अलग समूहों में इसलिए क्योंकि सोडियम आपका जो तत्व है ये समूह 1 में रखा गया है और जबकि एल्युमिनियम को समूह 13 में यहाँ पर रखा गया है। और हम किसी भी समूह में नीचे से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कई सारे परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है यानी कि परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ऊपर की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन सेल्स की जो संख्या है वो घट जाती है, इसलिए नाभिक का आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन ये बढ़ता है और परमाणु आकार छोटा हो जाता है, यानी कि समूह में नीचे से ऊपर जाने पर यह आपका परमाणु त्रिज्या घटती है। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज यानी आयनीकरण ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट होता है, इसलिए आयनीकरण ऊर्जा जो है ये आपकी बढ़ती है। थर्ड आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रो इंक्रीज करता है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और धात्विक गुण घट जाते हैं यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर आपके डिक्रीज हो जाते हैं। ऊपर की तरफ धात्विक प्रकृति कम होती है और अधात्विक गुण जो हैं ये आपके बढ़ते हैं। तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में दिया जाएंगे वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन किया जाए हवा में खुला छोड़ने पर कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करती है। Which metal react most rapidly with oxygen when exposed to air? ये यहाँ पर ऑप्शंस नहीं हमें मिले लेकिन इसका हम राइट आंसर बताएंगे। हवा में खुले छोड़ने पर सबसे तेजी से ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने वाली धातु आपकी पोटेशियम और सोडियम है। और अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए होंगे तो पोटेशियम आपका सबसे पहले आंसर होगा, अगर पोटेशियम नहीं दिया होगा तो सोडियम आपका होगा। मैं आपको बता दूं ये दोनों जो धातुएं हैं ये आपके अल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु होती हैं और ये इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं कि हवा में ये आके तुरंत जल सकती हैं और इन प्रतिक्रियाओं से आग भी लग सकती है। क्या लग सकती है? आग। और इसी कारण आपका जो पोटेशियम और जो सोडियम धातु होती है इनको केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये आपके रिएक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा ये आपके रिएक्टिव मेटल होते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज से ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो सोडियम अगर पोटेशियम ऑप्शन नहीं दिया गया तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। पोटेशियम आपका सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट्स होता है, उसके बाद सोडियम, फिर आपका लिथियम, बेरियम और यहाँ पर इसको देख लीजिएगा।
एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, निकल का नंबर भी आ जाता है। और फिर आपका टिन और ये आपका हाइड्रोजन, और देन आपका कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपके सबसे कम यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ये प्लेटिनम होता है, और सबसे अधिक आपका यहाँ पर पोटेशियम होता है। और पोटेशियम सोडियम अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो ये क्रम आपका जो भी दिया गया हो इस प्रकार से तो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक अगर पूछी जाए तो ये आपके यहाँ पर दार्शनिक थे, इसके हमें ऑप्शन नहीं मिले थे तो इसलिए मैं डिक्टो आपको आंसर सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दार्शनिक थे, लेखक थे, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। इनको समाज के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में प्रसिद्ध ये माने जाते थे। और इनकी फेमस पुस्तक जो थी ये दो, यानी कि इनकी ज़्यादा पुस्तक फेमस थी। एक तो आपकी यहाँ पर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि जो कि 1848 में यहाँ पर फ्रेडरिक एंगला के साथ मिलकर ये लिखे थे, यानी कि कार्ल मार्क्स की यहाँ पर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये पहली पुस्तक थी। और अगर ये ऑप्शन में दिया गया तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन इनकी दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। ये पुस्तक यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था, और ये पुस्तक यानी कि 1867 में यहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया था। और कार्ल मार्क्स पुस्तक यानी कि ये समाजवाद की बाइबल भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन में यानी कि ये आपको दिया गया होता दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, कह रहा धमनी उर्स मेला अप्रैल मई में सागर जिले के धमोनी में निम्नलिखित दरगाह यानी मजहर में आयोजित होता है। तो कहाँ पर आयोजित होता है? तो मस्तान शाह वली पर आयोजित होता है। मस्तान शाह वली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमपी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए तहत पात्र एसएससी एसटी छात्र एपीएससी परीक्षा के विभिन्न चरणों को उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। अगर प्री पास करते हो तो 20,000 और मेंस क्रैक करते हो तो 30,000, अगर इंटरव्यू देते हो तो यहाँ पर 25,000 रुपये यानी कि दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। और कल ही मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर देखे होंगे सेशन तो ये आपका क्वेश्चन आया भी है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ग्वालियर और इंदौर में उच्च न्यायालय के पीछे यानी कि पीठे प्रारंभ में कब अस्थायी पीठों के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। 1 नवंबर 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए कह रहा भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? वैनगंगा नदी पर स्थित है। उदिता योजना ये आपका पूछा गया था, किशोरी स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम उदय योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि शुरू की गई थी। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रट्टा मान लीजिए, ये आपके भेजे गए क्वेश्चन है जो करवा रहे हैं। धमोनी का उर्स किस संत की मजार पर लगता है? तो मस्तान शाह वली की मजार पर लगता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा, मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश में किस नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो चंबल घाटी परियोजना से सबसे अधिक आपकी सिंचाई होती है। और नदी अगर पूछ ले तो आपको नर्मदा नदी यहाँ पर लगा देना है। चंबल घाटी परियोजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा 2022 से 2024 के मध्य IMF की उप निदेशक भारतीय महिला कौन थी? गीता गोपीनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया था कि रेहड़ी पटरी वालों को बिना जमानत यहाँ पर लोन प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मानव शरीर का पीएच वैल्यू भी पूछा गया था, तो सामान्य पीएच वैल्यू ये आपकी 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करती है? तो एक तो आपका पोटेशियम और सोडियम करता। पोटेशियम सोडियम में से जो भी ऑप्शन में आपको मिले वो वाला ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना होगा।
किस शासक के काल में यूनानी व्यापारी भारत में सर्वाधिक आए थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 100 ड्रम्स वाला त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, जिसे यहाँ पर बांग्ला उत्सव भी कहा जाता है। तो ये आपका जो बांग्ला उत्सव है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है और मेघालय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ से क्वेश्चन आया था कि संख्या 10, 15, 20 और 30 दिया गया था, इसका माध्यक कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका माध्यक होगा 17.5, माध्यक निकालना आता होगा तो 17.5 निकल कर आ रहा था। 17.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी और उसका क्षेत्रफल पूछा गया था जो आपको निकालना था। तो ये भुजाएं दी गई थी और भुजाओं को दे करके क्षेत्रफल निकाला गया था। मैथ से क्वेश्चन आया था। तो ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं 30, 40 और 50 है। तो इसका क्षेत्रफल जो निकल कर आया था ये 600 वर्ग इकाई होगा, यानी कि 600 वर्ग इकाई आपका करेक्ट आंसर होगा। पाई चार्ट में 36 डिग्री का भाग गोले का अंश कितना होगा? तो ये आपका 1/10 या 10% होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट करिएगा आप सभी लोग। 37 छात्रों में से किसी के ऊपर से रैंक 15 है तो नीचे से रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो नीचे से रैंक आपकी 23वीं रैंक होगी। तो 23वीं रैंक आपका करेक्ट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ करके जाना है आप सभी को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अब यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर घड़ी में 2:24 पर घंटे और मिनट की सुई में कितना कोण बनता है? तो 72 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। 72 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने सोमवार को कार खरीदी और 14 दिन बाद उसे बेच दिया तो उसने किस दिन बेची, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसने यहाँ पर सोमवार को ही बेची होगी, यानी कि सोमवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से आया था कि यदि 1 सितंबर 2019 को गुरुवार था तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 1 सितंबर 2020 को यहाँ पर आपका शनिवार होगा। तो शनिवार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करवाए जितने क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर यहाँ पर चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पर कमेंट में कि PDF हमें चाहिए, तो PDF भी आपको यहाँ पर दे देंगे। तो आप लोग बस इतना करना, टेलीग्राम पर क्वेश्चंस जरूर भेजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से रियल एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।